Hello everyone. Today I will explain you psychiatric history collection. लास्ट क्लास में मेथड ऑफ असेसमेंट मैंने सिंपल इंट्रोडक्शन दिया था. इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन क्या होता है. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, इट इज़ द फर्स्ट टूल ऑफ साइकेट्रिक असेसमेंट. ओके, सो फर्स्टली साइकेट्रिक असेसमेंट इज़ व्हाट? साइकेट्रिक असेसमेंट इज़ द टूल. ओके, वो सारी मेथड्स इंक्लूडेड होती हैं साइकेट्रिक असेसमेंट में, जिसमें से फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग. साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग इज़ व्हाट? साइकेट्रिक पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करना, दैट इज़ कॉल्ड साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग. हिस्ट्री टेकिंग इज़ अ मेथड ऑफ असेसमेंट. इसके थ्रू हम क्या करते हैं? असेसमेंट करते हैं. सो इट्स अ मेथड ऑफ असेसमेंट एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन. असेसमेंट के थ्रू ही हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं. दैट हेल्प्स फॉर ट्रीटमेंट प्लानिंग. ट्रीटमेंट प्लान करने में मदद मिलती है. हिस्ट्री टेकिंग ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट प्रोसीड थ्रू द डिफरेंट हेडिंग्स एज फॉलोज. फर्स्ट आता है हिस्ट्री कलेक्शन में आइडेंटिफिकेशन डेटा. हम जब भी असेसमेंट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा याद होना चाहिए, पता होना चाहिए. तो हम हर एक असेसमेंट से पहले हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लेते हैं पेशेंट से. उनके नाम पूछते हैं, उनकी एज क्या है. तो ये हम सडनली ऐसे नहीं पूछेंगे कि पेन ए पेपर लेके हम पेशेंट के सामने खड़े हो गए, अपना नाम बताइए, अपना फादर नेम बताइए, आपका एड्रेस बताइए. तो हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से वर्क करते हैं. आइडेंटिफिकेशन डेटा के लिए हम पेशेंट की फ़ाइल में जाते हैं. हम पेशेंट का जितना आइडेंटिफिकेशन डेटा है वो सारी हम उनकी फ़ाइल से कलेक्ट कर लेते हैं, उनके फैमिली मेम्बर से मिल लेते हैं. तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. नेक्स्ट इज़ प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट्स. प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट्स क्या है? जिस प्रॉब्लम से एट अ टाइम पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड चीफ कंप्लेंट्स. ओके, चीफ कंप्लेंट्स में अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो डायग्नोसिस लिख देते हैं. डायग्नोसिस नहीं लिखना होता है. चीफ कंप्लेंट्स में वो प्रॉब्लम्स आती हैं जिस प्रॉब्लम्स की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए. हो सकता है उनका कोई डिसीज़ है, डायग्नोसिस है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेनिया या सिजोफेनिया है, दैट इज़ एक्चुअल डायग्नोसिस उनका. बट चीफ कंप्लेंट्स में उस सिजोफेनिया या मेनिया की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, ओके, मे बी एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, ओके, या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है. तो वो हर एक प्रॉब्लम जिसकी वजह से एट अ टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, वो सारी कंप्लेंट्स लिखना होता है. दैट इज़ कॉल्ड चीफ कंप्लेंट्स. अभी मैं डीप में डिस्क्राइब करूँगी आपको ये सारी चीज़ें, अभी सिर्फ हेडिंग्स है. थर्ड वन इज़ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस. प्रेजेंट में जो इलनेस चल रही है वो सारी नोट करना है. पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री. पास्ट में जो भी हुआ है, इवन मेडिकल सर्जिकल में जो प्रॉब्लम हो चुकी है, मेडिकल प्रॉब्लम हो चुकी है. फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हेपेटाइटिस हुआ था, ओके, सिंपल हेपेटाइटिस, ओके, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर एंड जिंजिवाइटिस हुआ था कभी, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम, या फिर मेनिंजाइटिस हुआ था. रिलेटेड टू मोस्ट ऑफ हम रिलेटेड टू ब्रेन ज़्यादा हम असेस करते हैं. तो पास्ट में अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स ठीक हो भी चुकी हैं तो भी हम हिस्ट्री में उसको मेंशन करते हैं. ओके, एंड पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री. पास्ट में कभी डिप्रेशन हुआ था, ओके, या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की. तो इस तरीके से एनीथिंग, कुछ भी अगर पास्ट में हुआ है साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो वो भी नोट करना है. नेक्स्ट ट्रीटमेंट हिस्ट्री. ट्रीटमेंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. पास्ट की, प्रेजेंट की भी लिखते हैं. पास्ट में इसलिए क्योंकि जितने भी साइको एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ये मेडिसिन भी उन्हीं चीज़ों की बनी हुई है, ठीक है. साइकेट्रिक ड्रग्स, इनका अगर हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं तो हम एक ही मेडिसिन का यूज़ नहीं करते. इसलिए पास्ट में जो भी मेडिसिन चल रही है, ओके, साइकेट्रिक ड्रग्स चल रही है, तो उसको हमें मेंशन करना होता है ताकि हम उसके
सब्स्टिट्यूशन में हम दूसरी ड्रग्स का यूज़ कर सकें, क्योंकि हम सेम ड्रग्स का यूज़ नहीं करते, उनका सीवियर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज़ फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम पूरा फैमिली हिस्ट्री लेते हैं और फैमिली ट्री बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने प्रीवियसली किया होगा फैमिली हिस्ट्री कलेक्शन। ओके, पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पर्सनल मैरिज लाइफ आ जाती है, उनका प्लेइंग, उनका इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें असेस करते हैं। एंड प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी में हैबिट्स, अल्कोहल अगर वो लेते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी में हम असेस करते हैं। तो इट वॉज अ सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द हेडिंग्स दैट इंक्लूडेड इन साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग। ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफिकेशन डेटा से। आइडेंटिफिकेशन डेटा क्या होता है? आइडेंटिटी जो बताए दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी डेटा। ओके, आइडेंटिफिकेशन डेटा also known as demographic data. Okay, preliminary data in which included the patient name. क्या क्या इंक्लूडेड है? आइडेंटिफिकेशन डेटा में आपको क्या क्या लिखना है? पेशेंट का नेम लिखना है, एज लिखना है, सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल लिखना है, रिलीजन, जो भी रिलीजन है पेशेंट का हमें वो नोट करना है, फाइल से देख के लिखना है। ओके, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हॉस्पिटल नंबर, आईपीडी नंबर, वार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें भी हम नोट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन डिटेल्स। ऑक्यूपेशन क्या है पेशेंट का, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि समटाइम ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर होते हैं। हो सकता है कि वो कुछ ऐसे एरिया में वर्क कर रहे हैं जहाँ कंटिन्यू नॉइज़ हो रही है, पोल्यूशन है, समटाइम उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, इंफॉर्मेशन रिलेवेंट और नॉट, एडिक्वेट और नॉट, डायग्नोसिस एंड डिस्क्रिप्शन। तो आइडेंटिफिकेशन डेटा में हम क्या क्या लिखते हैं? पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हॉस्पिटल, वार्ड नंबर, बेड नंबर, ऑक्यूपेशन, और इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है या नहीं ये चीज़ ऐड करते हैं। मतलब हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन पेशेंट से मिली है, फाइल में लिखी है या फिर हमने पेशेंट के फैमिली मेम्बर से ली है, वो रियल है या नहीं, कुछ पेशेंट से रिलेवेंट है या नहीं। फॉर एग्जांपल उनके फैमिली मेम्बर बता रहे हैं कि हमारे पेशेंट बैंक मैनेजर थे, बट वो देखने से बिल्कुल नहीं लग रहे, ना उनके वे ऑफ टॉकिंग से लग रहा है। तो समटाइम हम कुछ रिलेवेंट करते हैं ना कुछ, या फिर समटाइम ऐसा देखा जाता है कि किसी पर्सन का अगर हैरेसमेंट हुआ है और रिलेटेड टू वो अपने फैमिली मेम्बर की वजह से ही परेशान है, तो फैमिली मेम्बर कुछ चीज़ें नहीं बताते पेशेंट के बारे में, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि ये जो प्रॉब्लम हुई है पेशेंट को वो किस कॉज की वजह से हुई है। तो समटाइम हमें कुछ इंडिकेशन मिलता है कि ये हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। तो ये सारी चीज़ें भी अगर हमें कुछ अपनी ऑन थिंकिंग से पता चल रहा है तो हम वो भी लिखते हैं। एंड लास्ट इज डिस्क्रिप्शन, जो भी प्रॉब्लम है उसे हम लिखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन डेटा हम क्यों ले रहे हैं? बस सिंपली हमें पेशेंट का नाम पता चल रहा है, उनका रिलीजन क्या है, तो हम कल्चरल वैल्यूज से कुछ असेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें नर्सिंग केयर प्लान करना है तो हम उनके रिलीजन कल्चरल वैल्यूज़ को हर्ट ना करते हुए हमें मैनेज करना है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट एड्रेस हम लेते हैं, तो एड्रेस से हमें उनका लिविंग प्लेस पता चलता है। मैरिटल स्टेटस है, वो कितनी सेटिस्फैक्ट्री हैं अपने कपल के साथ, वो भी हमें असेस करना होता है, इसलिए हम पहले ही पूछ लेते हैं आप मैरिड हैं या अनमैरिड। ओके, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत मैटर करता है। ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर होती है तो भी मेंटल डिस्टर्बेंस होने के चांसेस होता है अगर ज़्यादा पॉवर्टी है, क्योंकि समटाइम स्ट्रेस, टेंशन आती है इसकी वजह से। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कुछ ना कुछ इंडिकेट करती हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज देती हैं, इसलिए हम लेते हैं ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट्स। प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट्स in which listed down the symptoms
with duration in chronological order in patients on words and information on words. Sometimes the patient may deny the existence of any symptoms. In such cases, we should collect the information from his family, friends and relatives. प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट्स में हम उन सारी प्रॉब्लम्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग से अभी तक जो जो प्रॉब्लम्स आई वन बाय वन, जो जो प्रॉब्लम अराइज हुई है, सबसे पहले पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुई है, तो जिस वजह से जिस प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल में पेशेंट आ रहे हैं, तो वो वन बाय वन हम जो भी हुआ है उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, वन बाय वन लिखते हैं. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट अपने वर्ड्स में बताते हैं, तो हमें वो भी नोट करना है, क्योंकि पेशेंट इतनी नॉलेजेबल नहीं है कि वो उस चीज़ को समझ सकें. बट वो कुछ बताएंगे जो भी उनकी प्रॉब्लम है. अगर वो नहीं बताने में एबल, तो उनकी फैमिली मेम्बर बताएंगे कि ऐसा ऐसा करते हैं. तो वो सारे सिम्टम्स जो भी आ रहे हैं वो हमें इसमें नोट करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिस जिस तरह से वो अराइज हुए. सबसे फर्स्ट टाइम क्या सिम्टम आया, सेकंड फिर क्या आया, इस तरह के से हमें नोट करना है. पेशेंट इन्फॉर्मेशन देने में एबल नहीं है तो उनके फैमिली मेम्बर्स देंगे, फ्रेंड्स देंगे और उनके रिलेटिव्स देंगे, जो भी उनके साथ हैं, जो भी हमें मिल जाए उनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं. एंड थर्ड वन इज़ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस. प्रेजेंट इलनेस में in which recorded the patient's sign and symptom from the time they were first noted till the time of the consultation. Okay, full details of the each symptom should be collected, such as duration, mode of onset, course, intensity, precipitating factors and last description of the illness. प्रेजेंट इलनेस में भी वो सारी प्रॉब्लम्स हम लिखते हैं जिस प्रॉब्लम से पेशेंट एट अ टाइम प्रेजेंट टाइम में सफ़र कर रहे हैं. प्रेजेंट इलनेस क्या है, हो सकता है पास्ट में उनको मेडिकल प्रॉब्लम हुई हो, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हुई हो सकता है वो ठीक भी हो गई हो, सबसाइड हो गई हो, लेकिन प्रेजेंट में जिस भी प्रॉब्लम का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत मोस्ट सीवियर प्रॉब्लम जो है हम उसको प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट्स में लिखते हैं. तो जो भी प्रेजेंट की प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल सिजोफ्रेनिया या मेनिया है, तो हम उसमें उसका ड्यूरेशन लिखते हैं, वो कब से चल रही है प्रॉब्लम, मोड ऑफ ऑनसेट, कोर्स लिखते हैं, इंटेंसिटी, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स लिखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, ऐसा क्या चेंजेस होता है जिसमें उनका जो बिहेवियर है वो और चेंज हो जाता है. हो सकता है सोशल फोबिया हो, तो जब भी कोई सोशल पर्सन आसपास आते हैं तो वो एंजियस हो जाते हैं, भागने लगते हैं या इम्पल्सिव हो जाते हैं. तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें नोट करना है. ओके, एंड लास्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है कि क्या है प्रॉब्लम, सारा डिस्क्राइब करके लिखना. ये सारी चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि ये करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन में. अभी आपको फिर मैं फॉर्मेट भी एक्सप्लेन करूँगी, फॉर्मेट में आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ओके, नेक्स्ट इज़ पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री. पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री में मैंने बताया पास्ट की सारी प्रॉब्लम्स. इसमें आप 2 कॉलम में बना सकते हैं, पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री. ओके, सो पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री जो भी है वो हम नोट करेंगे, और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में वो सारी मेडिकल प्रॉब्लम सच एज कोई सर्जरी हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, हेड इंजरी हुई हो, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी अगर हुई है तो वो हम ट्रीटमेंट में डालेंगे, वो इसमें इंक्लूड नहीं करते, दैट इज़ कॉल्ड ट्रीटमेंट. ओके, नेक्स्ट इज़ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम, HIV अगर पॉजिटिव आया तो ये सारी चीज़ें नोट करना है. नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट हिस्ट्री. ट्रीटमेंट हिस्ट्री में भी पास्ट में जितना ट्रीटमेंट हिस्ट्री चल रहा है, पास्ट में जो भी ड्रग्स चल रही हैं उसका नेम लिखना है, डोज लिखना है, किस रूट से ले रहे हैं, ओरल ले रहे हैं या IV ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें नोट करना है. उन मेडिसिन का अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आया है तो वो भी नोट कर लेना है. समटाइम बहुत सारी ड्रग्स साइड इफ़ेक्ट देती हैं, तो वो डॉक्टर्स के पास आते हैं, पेशेंट बताते हैं, तो फिर उसको नोट कर लिया जाता है. ओके, इफ़ एनी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हुई हो, फैमिली थेरेपी हुई हो, रिहैबिलिटेशन अगर थेरेपी उनको दी है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनका ट्रीटमेंट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें इसमें नोट करना है.
नेक्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में ओवरऑल सारी फैमिली हिस्ट्री आती है। ओके, समटाइम कुछ स्टूडेंट्स से फैमिली ट्री बना के छोड़ देते हैं, इट्स नॉट अ फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, सच एज इन द फैमिली हिस्ट्री गैदर फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ फैमिली, फैमिली का टाइप क्या है, ओके, न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, साइज ऑफ द फैमिली एंड द जनरल फैमिली एनवायरमेंट असेस करते हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ साइकेट्रिक इलनेस ऑन द पेरेंटल और मैरिटल साइड, मतलब फादर की फैमिली के साइड अगर कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री है और मदर के फैमिली साइड, ओके, नाना नानी और दादा दादी दोनों का अलग अलग फैमिली है ना, तो उनकी साइड में अगर साइकेट्रिक हिस्ट्री है, मेंटल साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो वो हमें नोट करना है रूटीनली, हमें दोनों ही फैमिली के बारे में पूछना है, ओके। एंड दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल फॉर असेसिंग जेनेटिक डिसऑर्डर। फैमिली हिस्ट्री ट्री जो बनाते हैं उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके से पेशेंट के पेरेंटल साइड की इंफॉर्मेशन लेते हैं और मैटरनल साइड की इंफॉर्मेशन लेते हैं, मतलब हमारे पेशेंट के फादर जो हैं उनकी फैमिली का हिस्ट्री और हमारे पेशेंट की जो मदर हैं उनकी फैमिली का, मतलब मदर फादर एक ही फैमिली में है, बट क्या होता है मदर मैरिज करके फादर के, मतलब दोनों है ना, मदर फादर उनका मैरिज हुआ है, तो वो दोनों ही अलग अलग फैमिली से आए हुए हैं, अलग अलग जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है वो कैरी कर रहे हों, तो वो असेस करना होता है हमें, इसलिए हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फैमिली हिस्ट्री कलेक्शन है, ओके। एंड ऑल्सो हेल्पफुल फॉर कंस्ट्रक्ट अ फैमिली जीनोग्राम। जब तक हमें हिस्ट्री पता नहीं होगा हम उसके अकॉर्डिंग फिर फैमिली जीनोग्राम नहीं बना पाएंगे। फैमिली जीनोग्राम इन द सेंस फैमिली ट्री। इन द फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडेड नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना है, नेम ऑफ द फैमिली लिखना है, पूरा बॉक्स बना सकते हैं, एंड देयर एज लिखना है, सारे मेंबर्स की सेक्स मेल फीमेल लिखना है, एजुकेशन क्या है उनका, रिलेशंस क्या है पेशेंट के साथ, तो पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है तो हम उसमें मेंशन करेंगे मदर फादर सिस्टर लाइक दिस, ओके। हेल्थ स्टेटस क्या है तो उनको जो जो प्रॉब्लम है वो मेडिकल प्रॉब्लम हो साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो वो लिख देंगे, एंड मार्क वेदर एनी ऑफ देम हैज़ और had a similar illness and noted down the treatment they received and that's outcome। फैमिली हिस्ट्री से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम पता चलती है कि ये प्रॉब्लम कंटिन्यू चलती आ रही है, या फिर फैमिली बहुत ज़्यादा वास्ट है, मे बी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हुई हो, इसलिए हम ये सारी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक एग्जाम्पल आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन में। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना है, नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर लिखना है, एज लिखना है उनकी, सेक्स, रिलेशनशिप विद पेशेंट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और हेल्थ स्टेटस। इस तरीके से आपको पूरा कॉलम बना के एक्सप्लेन करना है। एंड नाउ नेक्स्ट इज फैमिली ट्री किस तरीके से बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं फैमिली ट्री बनाने में, सो आप लोग को मिस्टेक नहीं करना है अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो, ओके। तो सबसे पहले आप लोग को मैंने बताया था कि पेशेंट के मदर साइड और फादर की साइड दोनों की फैमिली के बारे में हम पूछते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो आपको फैमिली दिख रही, फॉर एग्जांपल ये फादर की फैमिली है तो पेरेंटल साइड, ओके। ये मदर साइड की फैमिली है, ओके। और डिसीज्ड हमारे पेशेंट फॉर एग्जांपल इस फैमिली में, तो हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं। फादर, आपके फादर के मदर और फादर, उनकी एज, उनके सारे बच्चे, उसमें से एक हमारा पेशेंट भी आएगा, ओके। मदर की साइड जाते हैं तो उनकी मदर फादर और उनके भाई बहन, इस तरीके से हम दोनों फैमिली की हिस्ट्री लेते हैं। नेक्स्ट इज ये फैमिली आई, इन दोनों का अगर मैरिज हुआ है तो ये नेक्स्ट फैमिली बन गई ना, नेक्स्ट फैमिली बन गई। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से मेल यहाँ से फीमेल है। नेक्स्ट नाउ यहाँ पर दो बेबी हैं, मेल है और फीमेल बेबी है, इनका भी मैरिज शो कर रहे हैं। ये जो लाइन है सिंगल लाइन, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पर, ये
कहीं और से ना, ये भी अदर फैमिली से आए हुए हैं। तो इन दोनों का मैरिज हुआ, इन दोनों का मैरिज। अगेन यहाँ पर अगर फिर से अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं इस तरीके से। ओके, ओके। तो ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो इस फैमिली के लिए भी ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन। ओके, तो ये होती है फैमिली ट्री, जिसमें हम 3 जनरेशन मेंशन करते हैं। ओके, दादा दादी और फिर फादर और मदर फादर और उनके भी चाइल्ड। तो इस तरीके से हम फैमिली ट्री बनाते हैं। नाउ आपको ऐसा बना के उनका एज लिखना है। ओके, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसको समझना कैसे है। सिंपल जो बॉक्स है दैट इंडिकेट मेल। ओके, जहाँ जहाँ भी आपको बॉक्स दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड, ये फैमिली में कितने हैं, मेल चाइल्ड, मेल पर्सन है। ओके, मेल पर्सन है। नेक्स्ट इज सर्कल, ये सर्कल जो है दैट इंडिकेट फीमेल। ओके, जहाँ जहाँ भी है फीमेल है। तो आपको पता है कि अगर हमारे पेशेंट फॉर एग्जांपल ये है, तो यहाँ आएंगे तो ये यहाँ हमारे पेशेंट, तो ये उनके फादर है, एज से इंडिकेट करेंगे कि ज़्यादा किसकी है, तो इनकी 60, इनकी 56, तो ये छोटे भाई हैं। ओके, ये सिस्टर हैं, तो ये इनसे बड़ी हैं क्योंकि ये 64 की है। यहाँ भी एक सिस्टर 68, लेकिन यहाँ कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डिसीज्ड। ये देखो, ये भी डिसीज से सफ़र कर रही हैं। ओके, ये भी डिसीज से सफ़र करें। तो अगर बॉक्स बना के सिंपल कट है तो ये क्या है, डिसीज्ड, ये डिसीज से सफ़र कर रहे हैं। देखो, तो ये इंडिकेट कर रहा है ना, हाँ इनको भी डिसीज़ है, इनको भी डिसीज़ है, इनको भी डिसीज़ है, इनको भी डिसीज़। ओके, सिंपल ट्रायंगल बना हुआ है तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। तो जितने भी ये सिंपल देखो ये बना हुआ, मतलब ये जो है मैटरनल साइड के मदर फादर हैं, इनके 3 चाइल्ड हुए। तो फर्स्ट ये जो ट्रायंगल है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ये बेबी वॉम में आए थे बट इनका अबॉर्शन हो गया, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इनका बर्थ हुआ और इनका मैरिज हो गया। यहाँ पर इनका एक और मेल चाइल्ड है, तो इनका 55 है, इनका 50 ईयर, मतलब ये इनसे छोटे हैं। ओके, ये सारी चीज़ें इंडिकेट हो रही हैं। नेक्स्ट ये ट्रायंगल बना के फिर सिंपल कट हुआ, मतलब टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, टर्मिनेट की गई है जानबूझ के। अगर यहाँ पर तो नहीं दिया है बट ऐसा पेशेंट हमें बताते हैं, अगर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने टर्मिनेट कराया है। तो अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई है किसी भी रीज़न की वजह से तो वो भी हमें यहाँ नोट करना है। समटाइम क्या होता है, साइकेट्रिक हो जाते हैं पेशेंट, फीमेल फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट है, तो उसका फिर समटाइम अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो उसको बर्थ करवा सके, उन चाइल्ड बियरिंग करके डिलीवर कर सके, तो समटाइम अबॉर्शन कराना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं पेशेंट के बारे में, इसलिए ये नोट करते हैं। नेक्स्ट इज, आपको बॉक्स बना के ये एरो दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट पेशेंट जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, दैट इज़ कॉल्ड दिस वन। ये है हमारे पेशेंट जो 30 ईयर्स ओल्ड हैं। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट इज, मेल एंड फीमेल के बीच में सिंगल लाइन है, दैट इंडिकेट करता है पेरेंट्स और स्पाउसेस। स्पाउसेस का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ। तो ये जहाँ जहाँ भी एक सिंगल लाइन इंडिकेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड हस्बैंड वाइफ। ओके, ओके। तो ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक की ये लाइनिंग, ये भी क्या इंडिकेट कर रही है, पेरेंट्स हैं ये। ओके, इनके लिए पेरेंट्स हैं और ये आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। नेक्स्ट, 2 लाइन क्या इंडिकेट करती हैं, 2 लाइन इंडिकेट करती हैं, आप लोगों को ये 2 लाइन्स दिख रही होंगी, हाँ, दैट इंडिकेट द ब्लड रिलेशन। यहाँ पर जो मैरिज हुआ है उन्होंने ब्लड रिलेशनशिप में ही शादी की है, दैट इंडिकेट। ओके, तो सेम ब्लड रिलेशन में भी समटाइम कुछ थ्योरीज ऐसे बताते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप मत समझ लेना, ब्लड रिलेशन जिनके बीच में ब्लड रिलेशन होता है, जैसे कि ब्रदर एंड सिस्टर का क्या है, ब्लड रिलेशन है ना, मतलब एक ही पेरेंट्स से आए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे काफ़ी
ऐसा कम्युनिटीज़ हैं जिसमें बहुत करीबी रिश्तेदारों में शादी हो जाती है। ओके, ब्लड रिलेशन होते हुए भी वो ब्रदर एंड सिस्टर लगते हैं, लेकिन उनका शादी हो जाता है, मैरिज हो जाता है यहाँ पर। तो ये जो 2 लाइन इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पर मैरिज जो हुआ है वो ब्लड रिलेशन में हुआ है। ओके, नेक्स्ट सिंगल लाइनिंग करके यहाँ पर कट आप लोगों को दिख रहा है। ये जो कट है ये क्या इंडिकेट करता है? सेपरेटेड पेरेंट्स और स्पाउसेस, मदर फादर क्या है, सेपरेट हो गए, यहाँ पर तो नहीं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से फादर, ये यहाँ से मदर, अगर इसको हम ऐसे कट कर देंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि मदर और फादर सेपरेट हो चुके, इट मीन्स इनका डिवोर्स हो चुका है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पेशेंट है, तो इनके मदर और फादर का डिवोर्स हो चुका है, तो इनके मदर और फादर सेपरेट है। फॉर एग्जांपल ये चाइल्ड होते पेशेंट, तो कुछ चीज़ें हमें पता चलती ना, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती कि समटाइम पेरेंट्स की सेपरेशन की वजह से हो सकता है हमारे पेशेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं या अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम आ रही है। ओके, नेक्स्ट ये जो इंडिकेट करता है मेल और फीमेल, यहाँ पर अदर चीज़ें भी है ना, तो ये समझने के लिए देखो यहाँ से अगर इस तरीके से आ रहा है मेल और फीमेल, तो दैट इज़ कॉल्ड हस्बैंड वाइफ। लेकिन यहाँ भी देखो, यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ ऐसे आके ये जो हुआ है ये दैट इज़ कॉल्ड ब्रदर एंड सिस्टर, ये हस्बैंड वाइफ नहीं है ये, क्योंकि यहाँ से आ रहे हैं मदर और फादर के ये 2 चाइल्ड हैं, तो ये जो बन रहा है ये दैट इज़ कॉल्ड ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, आई होप आप लोग को फैमिली ट्री किस तरीके से बनाना है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में क्या इंक्लूड करना? द पर्सनल हिस्ट्री इंक्लूड द डेवलपमेंटल हिस्ट्री इंक्लूडेड एंटीनेटल पीरियड, डिटेल्स ऑफ द प्रेगनेंसी। ये जो प्रॉब्लम्स है एंटीनेटल डिटेल्स हमें यहाँ लेना है। तो हमारे पेशेंट ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है वो मेल हो, तो वो तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे। यहाँ पर जो ये एंटीनेटल पीरियड की हिस्ट्री ले रहे हैं डिटेल्स, ये हमारे पेशेंट जब अपनी मदर के वॉम में थे तो ये उनकी मदर की एंटीनेटल हिस्ट्री है कि उस समय क्या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ था। वो सारी चीज़ें असेस करने के लिए हम पेशेंट की मदर के एंटीनेटल डिटेल्स लेते हैं। ओके, क्योंकि हमारे पेशेंट हो सकता है कि वो मेल हो तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, और अदर पेशेंट भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना प्लीज़। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री लेते हैं हम उनके मदर की ले रहे हैं। ओके, इंक्लूडेड एंटीनेटल हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, डेवलपमेंटल माइलस्टोन। ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे पेशेंट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ। समटाइम कुछ पेशेंट अच्छी सही समय पर उनका ग्रोथ होता है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन के केस में डिले होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले होता है। बॉडी भी ग्रोथ डिले होती है और मेंटल प्रॉब्लम भी होती है, उनको मेंटल डेवलपमेंट जल्दी नहीं होता है, मेंटल रिटार्डेशन में ऐसा होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन के थ्रू क्या होता है, हमें उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पता चलता है। तो समटाइम माल न्यूट्रिशन, मेंटल रिटार्डेशन, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट होती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट, हेल्थ ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बचपन में, चाइल्डहुड के समय में उनका हेल्थ कैसा था, ये चीज़ें असेस करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन ये सारी हमें कहाँ से मिलेगी? मदर से, उनके फैमिली मेम्बर से, फादर से। नेक्स्ट, एडोलेसेंट हिस्ट्री हम लेते हैं, मतलब एज वाइज हर एज का हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के एज में क्या क्या डिसऑर्डर, समटाइम कुछ एंजाइटी और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम इस एज में देखने को मिलती है। ओके, तो ये हमें असेस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री। अब यहाँ जो बोला है ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, ये पेशेंट की है। अगर हमारे पेशेंट फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है तो हम ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री लेते हैं, अदरवाइज हम इसको छोड़ देते हैं। अगर मेल पेशेंट है या फिर हमारे सिंपल पेशेंट है जो प्रेग्नेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन को या तो इंडिकेट करके लिख देते हैं कि पेशेंट का ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री नहीं है। ओके, एंड ऑल्सो इंक्लूड एजुकेशनल हिस्ट्री डिटेल्स
नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इन द स्कूल। स्कूल में उनका परफॉर्मेंस कैसा था, इसमें क्या परफॉर्मेंस इंक्लूड होगा, उनका एजुकेशनल परफॉर्मेंस, किस तरीके से उनका एजुकेशन था, क्या वो इजीली चीज़ों को लर्न कर पाते थे। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट के मदर और फादर बता सकते हैं उनका स्कूल में परफॉर्मेंस कैसा था। ओके, या फिर स्कूल में पेयर ग्रुप्स के साथ कैसा रिलेशन था, फ्रेंड्स के साथ खेलते ज़्यादा थे या लड़ते ज़्यादा थे, या फिर कुछ ऐसा चीज़ें दिखती हैं स्कूल में जो असिस्ट हो जाती, तो वो भी इंफॉर्मेशन हमें लेना है स्कूल टाइम में वो कैसे थे मतलब। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप विद पेयर्स। ये जो पेयर्स हैं ये फ्रेंड्स हैं जिनमें खेलते हैं, तो उनके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था, उनके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था, ये असेस करने के लिए हमें रिलेशनशिप पता करना है, ये भी उनके फैमिली मेम्बर्स ही बताएंगे। एंड नेक्स्ट, टीचर्स के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था, क्या वो टीचर के फेवरेट थे या टीचर हमेशा उनको डांटते रहते थे, पसंद नहीं करते थे, ये सारी चीज़ें हमें नोट करना है। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। ये सब किस में आ रहा, पर्सनल हिस्ट्री में आ रहा। ओके, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, पेशेंट अगर हमारे एडल्ट हैं और वो कुछ काम कर सकते तो हमें ऑब्वियसली पूछना है, अगर वो नहीं तो उनके मदर फादर के ऑक्यूपेशन, क्योंकि इससे ही फाइनेंशियल स्टेटस क्या है ये पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट, अचीवमेंट एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ एज वेल एज द सेक्सुअल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, ये सारी चीज़ें हमें असेस करना है। सेक्सुअल हिस्ट्री में क्या है, क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे हम, सेक्सुअल हिस्ट्री इंक्लूडेड डिटेल्स अबाउट सेक्सुअल डेवलपमेंट, प्रैक्टिस, एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्स एंड मैरिटल हिस्ट्री कैसा है उनका। तो रिलेटेड टू सेक्सुअल हिस्ट्री से हम सारी चीज़ सेक्सुअल हिस्ट्री में सारी चीज़ें हम नोट करते हैं रिलेटेड टू उनकी मैरिज लाइफ। ओके, सो मैरिज हिस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, टाइप ऑफ मैरिज, मैरिज किसका क्या टाइप है, मतलब अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन, कितना समय हो गया मैरिज को। जीनोग्राम अगेंस्ट बना देते हैं क्योंकि मैरिज के बाद फिर उनके चाइल्ड बियरिंग होगी, चाइल्ड होंगे, तो हम अलग से फिर जीनोग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट, सेक्सुअल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड ऑल्सो नोटेड एक्स्ट्रा रिलेशनशिप। एक्स्ट्रा रिलेशनशिप मतलब समटाइम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब एक शादी करने के बाद अलग से एक्स्ट्रा अदर पर्सन से सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा रिलेशनशिप। ओके, इफ़ एनी, ये कंपलसरी नहीं है, सम टाइम ऐसा होता है और अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो हमें नोट करना है। ओके, इट इज़ द ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंक्लूड ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री इंक्लूडेड एज एट द स्टार्ट वर्किंग, किस एज से वर्क करना स्टार्ट किया। अगर हम पेशेंट का नोट कर रहे हैं, पेशेंट का ऑक्यूपेशन, पेशेंट ने काम करना कब से स्टार्ट किया वो लिखते हैं। टाइप, किस टाइप का काम करते हैं। अगर इफ़ वर्क लिखा है ना, अगर वो वर्क करते हैं तो हमें ये नोट करना हो सकता है मे बी चाइल्डहुड से ही जॉब कर रहे हैं या फिर बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बचपन से ही जॉब कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन, जहाँ भी वो काम कर रहे थे उस काम से वो खुश थे या फिर मजबूरी में काम कर रहे थे, वो नोट करना है। वर्क स्किल्स एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग रिलेशनशिप विद अथॉरिटीज़, कॉलेजियस एंड सबऑर्डिनेट्स, जहाँ भी वो वर्क करते हैं वहाँ के लोगों के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगी, उनका बिहेवियर पता चलेगा जहाँ वो वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी। प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी में बहुत सारी इंक्लूडेड है, सच एज हैबिट्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, फर्स्ट इज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, रिलेशनशिप विथ फैमिली कैसा है, फैमिली मेम्बर्स के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, फ्रेंड्स के साथ कैसा है, सोसाइटी के साथ कैसा है, सोसाइटी के लिए एटीट्यूड क्या है, क्या सोचते हैं वो समाज के प्रति, फैमिली के प्रति, दोस्तों के बारे में उनका क्या सोचना है। नेक्स्ट, सेल्फ, अपने सेल्फ के बारे में वो क्या सोचते हैं। समटाइम डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है या लो सेल्फ इस्टीम होती है, तो वो अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं वो
यहाँ पता करना है हमें। नेक्स्ट, अदर यूज़ ऑफ लेज़र टाइम। लेज़र टाइम किस तरीके से यूज़ करते हैं? लेज़र टाइम का मतलब है सारा काम करने के बाद जो बचा हुआ टाइम है उसका यूज़ किस, जैसे पेशेंट फ्री होते हैं तो वो क्या करते हैं, खाली समय में क्या करते हैं वो नोट करना है। ओके। नेक्स्ट इज प्रीडोमिनेंट मूड, हैबिट, रिलीजियस बिलीफ्स, क्या है उनकी, एटीट्यूड टू वर्क, अपने वर्क के प्रति, काम के प्रति उनका क्या एटीट्यूड है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिएक्शन, जब भी उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उनका उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्या रिएक्शन होता है, क्या वो उस काम को करने के लिए डेडिकेटेड होते हैं या उसको एक बर्डन समझते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उनको दी जाती है तो उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या वो उसको ईज़िली एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसको करने के लिए मना करते हैं। तो ये पैटर्न है ना, काफ़ी लोग कुछ काम को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं, इंटरेस्ट लेके, और कुछ लोग बर्डन समझ के। तो वो क्या सोचते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उनको कुछ दी जा रही है तो उनका रिएक्शन क्या है वो हम असिस करना है। उसको असिस कैसे करना है, कुछ हम टास्क दे सकते हैं जिसके थ्रू हम असिस कर सकते हैं कि उनका क्या है रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, स्ट्रेस और मोरल एटीट्यूड, लेज़र एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ क्या हैं उनकी, ये सारी चीज़ें हम प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी में असिस करते हैं। सो ये था हिस्ट्री टेकिंग, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या इंक्लूड करना है हिस्ट्री टेकिंग में और किस तरीके से हम हिस्ट्री लेते हैं। ओके, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हर एक चीज़ अगर हम हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू हिस्ट्री टेकिंग फॉर्मेट। एक फॉर्मेट है स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जिसमें सारी हेडिंग्स इंक्लूडेड है, उसमें हिस्ट्री लेके हमें शॉर्ट में फिल करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री टेकिंग फॉर्मेट। सो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री टेकिंग आज का फिनिश हो गया। इसमें सिंपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या हेडिंग्स इंक्लूड करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपका नॉलेज इंक्रीज़ हुआ है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।